बड़ी भारतीय भाषा केंद्र जेएनयू के तमिल अध्ययन शाखा द्वारा आयोजित आज का यह राष्ट्रीय नेशनल सिम्पोजियम ट्रांसलेशन ऑफ टोलकाप्पियम इन हिंदी एडिशन, इस विषय पर आयोजित आज की संगोष्ठी में मैं देव शंकर भारतीय भाषा केंद्र तमिल स्ट्रीम और पूरे भारतीय भाषा केंद्र परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। थोड़ी सी उदासी तो जरूर है कि भारतीय भाषा केंद्र का स्कूल हमारे यहाँ बनने जा रहा है और हम आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाए हैं। माना मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, मुझे तमिल नहीं आती है, पर तमिल हमारी भाषा है, इससे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले कुछ कलीग से बात हो रही थी, तो इस संबंध में चर्चा हुई कि हमारे घर में कोई मेहमान यदि आए, आप सबको मेरी बात कन्वे हो रही है ना? हाँ। हिंदी के सिवा मेरे पास तो चारा नहीं है, मैं तमिल नहीं बोल सकता, इसका दुख है मुझे। पर तो जब हमारे परिवार में कोई मेहमान आता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो पहली बार उस मेहमान को देखते हैं, तो हम उस बच्चे को कहते हैं, बेटे ये हम गांव वाले मामा हैं, वहाँ वाले चाचा हैं, वहाँ वाले भैया हैं, और धीरे धीरे एक दिन दो दिन में वो बच्चा उस रिश्तेदार से संपर्क बढ़ाता है, बढ़ा ही लेता है। तो हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं, इतनी अच्छी अच्छी समृद्ध भाषाएं हैं, जिसमें बेहतरीन रचनाएं हैं। उन भाषाओं से रिश्ते हमारे देश के लोग आपस में क्यों नहीं बना पाते? मुझे याद आ रहा है, जब मैं नेशनल बुक ट्रस्ट में नौकरी कर रहा था, तो वहाँ भारतीय भाषाओं के अनुवाद का काम देखता था। आज बेसाख्ता याद आते हैं डॉक्टर एच बालसुब्रमण्यम, जो मेरे बहुत दिल्ली आने के शुरुआती दिनों से मेरे मित्र की तरह, इतने उम्र में मुझसे, मेरे पिता की उम्र के होने के बाद सदा मुझसे मित्र भाव रखते थे और समय समय पर आकर मिलते भी रहते थे। मैं भी उनसे जहाँ तहाँ मिलता रहता था। एक बार वो जब जेएनयू में आ गया, तो ट्रांसलेशन के स्टूडेंट्स का पीएचडी का प्रेजेंटेशन चल रहा था, और उसमें वो रमेश से आकर किसी तरह मेरे कमरे तक आए, और ये हाल की बात है, उनकी मृत्यु के शायद साल भर पहले की बात है। उनको अनुवाद पर लिखी हुई मेरी किताब जो प्रकाशन विभाग से छपी थी, उनको किसी ने गए थे प्रकाशन विभाग को, ये तो हिंदी साहित्य का तो ऐसा कोई भी ऐसी संस्था और कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो बालसुब्रमण्यम को न जानता हो। वो तो एक तमिल मलयालम से हिंदी में आवाजाही का एक विराट पुल थे। तो वैसे व्यक्ति उन्होंने मुझसे यह पूछने आए थे कि आप वो किताब मैंने पढ़ ली, मैं इसका तमिल और मलयालम दोनों में अनुवाद करना चाहता हूँ, इसकी मुझे आप अनुमति दें। मैंने कहा, आप
क्या मुझसे अनुमति क्या मांग रहे हैं। ऐसे बाल सुब्रमण्यम के साथ हमारे पूर्व कली प्रोफेसर नाची मुत्तू द्वारा इस महान कृति का जो हिंदी में अनुवाद हुआ है टोलकाप्पियम का, यह मेरे हिसाब से आप तो तमिल भाषी छात्र छात्राएं लग रहे हैं, इस किताब को पढ़ने और इस पर बात सुनने के लिए आने की ज़रूरत तो हिंदी, उर्दू, उड़िया या अन्य भाषाओं के लोगों को आने की ज़रूरत थी, जिनके लिए आज टोलकाप्पियम क्या कहें अष्टाध्यायी भी एक धरोहर की चीज़ हो गई है, संग्रहालय की चीज़ हो गई है। तो अब टोलकाप्पियम का यदि अनुवाद हिंदी में आया है तो ये उन लोगों के लिए बड़ी ज़रूरत की किताब होती जिस पर उन्हें आकर सोचने समझने की ज़रूरत थी। ये भाषाई विवाद तो हमारे यहाँ जो कुछ राजनीतिज्ञों के जो सकड़ी गली बनाने से और अपना उल्लू सीधा करने से जो भाषाई विवाद पैदा हुए हैं, वो उस भाषा का तो अलग मानदंड है, मगर ये इस देश की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को एक समय में युवानंद मूर्ति जब साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे तो अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि भारत देश 22 भाषाओं में, उस समय तक 22 भाषा संविधान में आ गई थी, भारत देश 22 भाषाओं में एक ही बात बोलता है। मैं उन्हीं तीनों ये बात मैंने मान ली थी, क्योंकि संभवतः सुसमुद्रम की किताब है ओडकोड टू वेली, जिसका हिंदी में अनुवाद है संतोष सिंह का स्वागत, नमस्कार, और मलखान जी का स्वागत। तो वो उस किताब का नाम हिंदी में है एक घेरे से बाहर। आप सब तमिलभाषी हैं, यदि ओडकोड टू वेली शब्द का उच्चारण मैंने गलत किया हो तो मुझे अल्पज्ञ समझकर क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं तमिल स्ट्रीम का नहीं हूँ, हो सकता है उच्चारण में थोड़ा इधर उधर दोष हो गया हो। पर जब इस किताब को मैं पढ़कर देखता हूँ तो केवल जो एक दाक्षिणात्य नाम है वो सीतम्मा का, वो नाम भर बदल दिया जाए। तो मैथिली में एक उपन्यास लिखा है ललित ने, पृथ्वी पुत्र, उसकी जो बिजली नाम की एक दलित वर्ग की एक स्त्री है, वह भी मजदूरी है, और एक घेरे से ओडकोड टू वेली की जो नायिका है वह भी एक मजदूर की बेटी है, और दोनों ही जगह की स्त्रियां, एक दलित स्त्री किस तरह से मजदूरी करके जीवन यापन करती है और कैसे वहाँ के सामंत समाज उन दलित स्त्रियों को ये किस तरह से प्रताड़ित करती है। तो मुझे युवानंद मूर्ति की बात इस किताब से ऐसे सत्य लगी कि दो भारत देश 22 भाषाओं में सचमुच एक ही बात बोलता है, और ऐसे ही साहित्य में के अनुवाद में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। जब फिर से कहूँ कि नेशनल बुक ट्रस्ट में जब काम कर रहा था तो सीधा अनुवादक मुझे तमिल से असमिया में अनुवाद करने वाला डायरेक्ट ट्रांसलेटर नहीं, कन्नड़ से सीधे ट्रांसलेशन बांग्ला में हो ऐसा ट्रांसलेटर आज भारत में नहीं। तो ले देकर हमें एक ब्रिज लैंग्वेज, सेतु भाषा का ये प्रयोग करना पड़ता है कि जब तक किसी भी कृति का, वो चाहे दक्षिण का हो, पूर्वोत्तर का हो, उत्तर का हो, मध्य का हो, वो जब तक हिंदी में अनुदित ना हो या कम से कम अंग्रेजी में अनुदित ना हो, तब तक उसका भारतीय किसी भी भाषा में अनुवाद संभव नहीं है। इस समय नाची मुत्तू जी ने
और एच बालसुब्रमण्यम जी ने इस महत्वपूर्ण किताब का अनुवाद हिंदी में करके जो महान उपकार इस देश के व्याकरण सेवियों और व्याकरण प्रेमियों के लिए किया है, इसके लिए हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए नाचिमुत्तु जी का और बालसुब्रमण्यम जी का। और इस किताब को बेहतर ढंग से समझने की हमें बार बार चेष्टा करनी चाहिए। यहाँ जो कोई लोग मैं कोई नाचिमुत्तु जी का और एच बालसुब्रमण्यम जी का और अपने मित्र दामोदर जी का मैं कोई चारण गायन नहीं कर रहा हूँ। त्रुटियां हर एक काम में होती। एक ये अधिक त्रुटि वाला धारावाहिक रामानंद सागर का रामायण न बना होता तो उससे बेहतर क्वालिटी का दिया चोपड़ा का महाभारत न बना। त्रुटि जो काम करेगा उसी से त्रुटि होगी और त्रुटि के बाद ही अगले काम में सुधार होता है। ऐसा विज्ञान के क्षेत्र में भी होता रहा है। वैज्ञानिकों को जिस जिस अपने से पूर्ववर्ती मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल और रदरफोर्ड के पीरियोडिक टेबल में साफ साफ फर्क दिखेगा। तो ये जिसके बाद में आने वाले काम हर कोई वैज्ञानिक, हर लेखक, हर समाजशास्त्री, हर विद्वान अपने पूर्ववर्ती लेखकों से प्रेरणा लेते हैं और उस प्रेरणा के आधार पर ये काम करते हैं। इस समय कोई भी एक और इसमें बात मुझे जोड़ने की इच्छा हो रही है कि थोड़ा सा आप में से जो कोई हिंदी साहित्य के बारे में परिचित ना हो उन्हें मैं इशारा करना चाहता हूँ कि सन 1943 में हिंदी में हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह ने प्रयोगवाद का नारा दिया और 7 उस समय के ऊर्जस्वित कवियों के साथ तार सप्तक का प्रकाशन किया। थोड़े दिनों बाद फिर से दूसरा सप्तक आया, फिर तीसरा सप्तक आया और 1960 आते आते प्रयोगवाद से शुरू हुई कविता नई कविता में तब्दील हो गई। इसी बीच में एंटी पोएट्री, कविता, कहानी, सहज कविता, असहज कविता, तरह तरह के हिंदी के साहित्य सृजन में आप इसमें भी देखेंगे कि विधाओं का किस तरह से बंटवारा किया गया है। हमारे यहाँ हिंदी में तो गद्य, पद्य और चंपू है। यहाँ गद्य पद्य के साथ साथ एक उसमें संगीत भी जोड़ा गया है और नाटक को अलग से उसका ये एक खंड माना गया है। तो ये सब जो काम सब हो रहे थे उस समय 1943 से लेकर 1960 तक। उससे पहले आप सब लाइब्रेरी आते होंगे तो एक उस पथ का नाम अभिनव गुप्त पथ रखा गया है। 10वीं शताब्दी के महान विद्वान थे और उनकी एक किताब है, संतोष जी गलत बोल रहा होऊंगा तो जरा सही कर दीजिएगा। आपके सामने में संस्कृत भाषा पर बात करते हुए डर लगता है। उनकी एक किताब है अभिनव भारती। अभिनव भारती से थोड़ा पीछे आप लोगों को भेजने की इच्छा हो रही है कि वह अभिनव भारती भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का टीका और उसी टीके में से एक अध्याय है रसाध्याय। और ये जब 1943 से 1960-62 तक का पूरा धंधा हिंदी साहित्य में चल रहा था उलट-पुलट, उसी समय आचार्य डॉक्टर नागेंद्र ने उस किताब का हिंदी में अनुवाद करवाया। अपने यहाँ आप लोगों के एक सीनियर बालक रिसर्च स्कॉलर्स ने उस पर एमफिल किया और जब एमफिल जमा कर लिया, डिग्री तो मिल गई, लेकिन वाइवा से एक दिन पहले आकर जब उसने मुझसे सवाल किया, पूछा कि सर कल वाइवा है, क्या क्या पूछा जाएगा, तो मैंने ही उससे गाइड में ही था, मैंने पूछ दिया कि बताओ कि रसाध्याय के
पर काम तुमने किया क्यों, इसका क्या महत्व है। तो जब नहीं बताया तो मैंने उसको यही सब बताया। 1943 से लेकर 1960 तक जो ये गोरा धंधा हिंदी सेवियों के बीच चल रहा था, तो नगेंद्र को लगा कि भाई तुम विधाओं की परिभाषा में जो मर रहे हो, लो हमारे पूर्वज ने ये परिभाषा कर दी है, अब तुमको संस्कृत नहीं आती, नाट्य शास्त्र नहीं पढ़ सकते, अभिनव भारती नहीं पढ़ सकते, तो मेरे द्वारा किया हुआ अनुवाद पढ़ लो। ये जो किताब है, ये ऐसे ही विकट क्षण में इसका अनुवाद जब राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप से और तरह तरह से गोल बंद होकर विभिन्न राजनीति में लगी हुई संस्थाओं के गोल बंद से भाषाओं का विग्रह, भाषाओं का संघर्ष, भाषाओं की मुठभेड़ और भाषा विवाद से जन आक्रोश बढ़ाने की प्रथा, एक प्रथा जैसी चल पड़ी है। ऐसे समय में जब ये बालसुब्रमण्यम जी और नाचिमुतु जी द्वारा इस किताब का जो अनुवाद हुआ है, जब हम भाषा का अर्थ भूलते जा रहे हैं। आज ही सुबह में भी एक जगह भाषण देना पड़ा, तो उसमें मैंने ये एक वाक्य हिंदी का कहा, आप लोग जरा तमिल में सोच लीजिए। हिंदी में कहा कि हमारे यहाँ ध्वनियों का कितना महत्वपूर्ण है। व्याकरण के विद्वान संतोष जी बैठे हैं। मैं हिंदी में एक वाक्य कहता हूँ, मुझे एक कलम चाहिए। अब इसकी 3 ध्वनियां मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे एक कलम चाहिए, मुझे एक कलम चाहिए, मुझे एक कलम चाहिए। इस 3 ध्वनियों को अंग्रेजी में प्रकट करने के लिए आपको किस किस तरह के धंधे करने पड़ेंगे, ये सब देख लीजिए। आप तमिल में भी, मैं आई एम डेड श्योर कि इस तरह से आप एक वाक्य ऐसे, तमिल की समृद्धि के बारे में जितनी जानकारी है, तमिल लिपि नहीं आती पर तमिल का ढेर सारा साहित्य पढ़ा हुआ है। बंदरगाह तोपिल मोहम्मद मीरान का, तमिल की किताब है तो तोपिल मोहम्मद मीरान है, और बहुत सारी चीजें देखी हुई है। तो ये अभी जो भाषा के विवाद से पूरे देश को जो एकदम से विभाजित करने और जनमन को एक करने के बजाय जन को अनेक करने की जो धंधा चल रहा है, ऐसे धंधे में इस व्याकरण की किताब के अनुवाद से हमें एक बड़े धरोहर की प्राप्ति हुई है। मैं बाल सुब्रमण्यम जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। नाचिमुतु जी के प्रति संपूर्ण हिंदी भाषी समाज की ओर से आभार प्रकट करता हूँ, और दामोदरन जी को, जो हमारे कलीग हैं, हम सबके बीच हैं, ऐसे आयोजन के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, दामोदरन जी उचित व्यक्ति तक मेरा ये सुझाव पहुँचा दें कि अगला संस्करण यदि इस किताब का आए तो इसमें थोड़े से हिंदीपन की कमी है। और यह भी बात मैं तब कह पा रहा हूँ जब ऐसा हो चुका है। ऐसा ना हुआ होता तो मैं ये नहीं कह पाता। इसलिए काम की बहुत सारी प्रशंसा के बाद अगले संस्करण में यह किताब थोड़े से संशोधन की दरकार रखती है, तो ये इसकी व्यवस्था हो। और अभी तो हम लोग प्रोफेसर राम गोपाल जी को सुनेंगे और धर्मपाल जी को सुनेंगे, धर्मपाल प्रजापति जी को सुनेंगे। पहले मैं निवेदन करता हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर धर्मपाल प्रजापति जी अपना वक्तव्य रखें। मैं तो बोलते बोलते कुछ कर गया, बहुत समय ले लिया। आप सबने सुना, आभार, धन्यवाद।